अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आपका सब्जेक्ट वेब टेक्नोलॉजी जो है वो विद कोड सी एस ई सी 223 है। सो एक्चुअली इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वेब टेक्नोलॉजीज़ में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ इन्वॉल्व है, वेब टेक्नोलॉजीज़ का स्कोप क्या है, वेब टेक्नोलॉजीज़ में आपको कौन कौन सी स्किल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, और इसके अलावा मज़ीद हम लोग डिटेल देखेंगे। सो स्पेसिफ़िकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कोर्स किस चीज़ के बारे में है, वेब टेक्नोलॉजीज़ होती क्या हैं, एक वेब डेवलपर क्या होता है, अगर आपने वेब डेवलपर बनना है, इंडस्ट्री में अच्छा जॉब हासिल करना है, तो आपको कौन कौन सी स्किल्स जो है वो इस पर फोकस करना पड़ेगा। अ, आपके लिए वेब डेवलपमेंट या वेब टेक्नोलॉजीज़ में कैरियर की क्या मौक़े मौजूद हैं, और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो है आपके साथ डिस्कस की जाएंगी, और रिसोर्सेज जहाँ से आप मज़ीद स्टडी कर सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस होंगी। अच्छा, वेब टेक्नोलॉजीज़ बुनियादी तौर पे जैसे कि नाम से ज़ाहिर है एक कंप्रिहेंसिव वर्ड है जो कि कवर करता है वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स। इनमें बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं, लैंग्वेजेस आ जाती हैं और टेक्निक्स आ जाते हैं, जो कि कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस ओवर द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पे जो आप कम्युनिकेशन करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान, चाहे वो लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, या कोई और टाइप ऑफ कंप्यूटर है, उनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए जो टूल्स और टेक्निक्स यूज़ होती हैं, उन सब को कंबाइन हम लोग क्या कहते हैं, वेब टेक्नोलॉजीज़। वेब एक लफ्ज़ है, टेक्नोलॉजीज़ दूसरा लफ्ज़ है। तो वेब भी हम लोग देखते हैं जिसको वर्ल्ड वाइड वेब या WWW कहा जाता है, और टेक्नोलॉजी तो आपको पता है, सेट ऑफ टूल्स होते हैं, सेट ऑफ टेक्निक्स होते हैं जिसकी मदद से आप कोई टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं यूजिंग कंप्यूटर्स। ओके, सो वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम लोग शॉर्टली वेब कहते हैं, ये बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था 1989 में, यानी 1990s में। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट और इंजीनियर था, टिम बर्नर्स ली। ये बेसिकली स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में यूरोपियन सेंटर फॉर पार्टिकल फिज़िक्स है, जहाँ पे फिज़िक्स की रिसर्च होती है। इसने 1989 में ये आइडिया दिया था कि इस तरह एक वर्ल्ड वाइड वेब होना चाहिए जिसमें डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन आपस में लिंक्ड हों, और हम एक जगह पे दुनिया के एक कोने में बैठ के दुनिया के दूसरे कोने की इंफॉर्मेशन जो है वो हम एक्सेस कर सकें एक क्लिक की मदद से। दिस वाज द आइडिया बिहाइंड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको आजकल वेब या WWW भी कहा जाता है। तो मकसद क्या था उसका, इंफॉर्मेशन शेयरिंग को आसान करना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, टिम बर्नर्स-ली ने ये जो आइडिया दिया था, इसमें रिसोर्स शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, वो करते हैं साइंटिस्ट के दरमियान। एक्चुअली ये ख़ुद रिसर्चर था, तो इसको ज़रूरत पेश आई और डिफरेंट रिसर्चर्स को कि फ़िज़िक्स और बाकी जो रिसर्च हो रही है उस मालूमात को हम दूसरे साइंटिस्ट के साथ कैसे शेयर करें। तो एक जो सजेशन जो जिस पे वो कर रहे थे वो तो ईमेल थी, लेकिन ईमेल आप लोग जानते हैं कि वो कभी कभी लोग देखते हैं टाइम पे या नहीं देखते, लेकिन इंस्टेंटली अगर आपको फ़ौरन जो है मालूमात एक जगह से दूसरी जगह एक्सेसिबल करनी है, तो उसके लिए इस तरह का सिस्टम होना ज़रूरी था जिसमें मालूमात जो है वो डायरेक्ट लिंक हो, कंप्यूटर्स आपस में डायरेक्ट लिंक हो, इंटरनेट का कनेक्शन हो, और आप फ़ौरन सेकंडों में मालूमात जो है वो हासिल कर सकें। तो इस सिस्टम को बेसिकली उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब या वेब का नाम दिया। अच्छा, एक वेब डेवलपर क्या होता है? वेब डेवलपर बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब में जिसकी एक्सपर्टीज़ हो, वो टूल्स के बारे में जानता हो, प्रोग्रामिंग जो उसमें होती है उसके बारे में जानता हो, और वेबसाइट्स और वेब पेजेस पे अगर वो काम कर सके। सो ही और शी इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज अ वेब डेवलपर। वर्ल्ड वाइड वेब पे एप्लीकेशन देखो, एक तो आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन हैं जो कि एक सिंगल पीसी पे चलते हैं, और एक आपके पास है वर्ल्ड वाइड वेब या वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन भी आजकल सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर कैसे चलते हैं, आपके ब्राउज़र के अंदर चलते हैं, और वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से हम उसको एक्सेस करते हैं। अच्छा, इसको क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कहा जाता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल वर्ल्ड वाइड वेब का मॉडल है जिसमें क्लाइंट आपकी मशीन है जहाँ से आप पेज रिक्वेस्ट करते हो, एड्रेस लगाते हैं आप www.google.com, वो एड्रेस जो है वो सर्वर
तलाश होती है उस एड्रेस वाले सर्वर की नेटवर्क की मदद से, और फिर आपको जो पेज या मालूमात चाहिए होती है वो आपको मिल जाती है सर्वर की तरफ से। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसकी आगे फुल डिस्कशन होगी। अच्छा, कुछ टूल्स या लैंग्वेजेस जो इस्तेमाल होती हैं, HTML हमारे पास इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, CSS का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल है, इसके अलावा PHP, ASP.NET जिसको माइक्रोसॉफ्ट के C# लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग उसकी की जाती है, पाइथन आजकल बहुत मशहूर है, Node.js है, Node.js, गो लैंग्वेज है गूगल की, जावा है, और इस तरह के डिफरेंट और सैकड़ों लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप वर्ल्ड वाइड वेब डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। उसके लिए एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, तो तब ही आप वेब डेवलपर होंगे, आप वेब एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर सकेंगे। अच्छा, वेब डेवलपमेंट के लिए स्किल्स जो हैं, कुछ स्किल सेट आपको चाहिए अगर आपने वेब डेवलपर बनना है, वेब प्रोग्रामर बनना है, या वेब टेक्नोलॉजीज़ का एक्सपर्ट बनना है। तो हमारे पास HTML और CSS के स्किल्स तो आपको लाजमन आने चाहिए। एक में हम पेज बनाते हैं, दूसरे में हम उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, CSS में हम उसकी डिज़ाइन करते हैं, कलर वगैरह, फॉन्ट वगैरह की सेटिंग, ये सारा इस कोर्स का हिस्सा है। अच्छा, एनालिटिकल स्किल्स आपको चाहिए होते हैं जिसमें आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें और उसके लिए प्लान कर सकें कि ये प्रॉब्लम मैं इस तरह से सॉल्व करूँगा, प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकें और उसका सोल्यूशन निकाल सकें। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन स्किल्स, ये आजकल वेबसाइट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिव हो रही हैं, यानी जिसमें आप यूज़र जब भी कोई वेबसाइट पे क्लिक करता है या कोई एक्शन करता है तो उसी के मुताबिक वो वेबसाइट जो है चेंज हो जाती है। फेसबुक पे जब भी आप कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं या इस तरह से कोई और एक्शन परफॉर्म करते हैं तो फेसबुक का जो पोस्ट है उसमें चेंजेस आ जाती हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन स्किल। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के स्किल्स आपको चाहिए, ये भी प्रोग्रामिंग है। इंटरपर्सनल स्किल्स आपको आने चाहिए, आप टीम मैनेज कर सकें, आप ग्रुप में काम कर सकें, प्रोजेक्ट अगर आपका ग्रुप में है, टीम में है, तो आप उसमें एडजस्ट हो सकें, आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अच्छा हो, आपका एटीट्यूड सही हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। नॉट ओनली टेक्निकल स्किल्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आपको सॉफ्ट स्किल्स और दूसरे स्किल्स भी डेवलप करने होंगे अगर आपने अपने करियर को महफूज बनाना है, अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना है। तो टेस्टिंग एंड डिबगिंग स्किल आपको आने चाहिए जिसमें आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकें और उसमें से एरर रिमूव कर सकें। बैक एंड पे देखें, हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब के लिए जब भी आप कोडिंग या प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको दो तरह से काम करना पड़ता है। वन इज़ एक्चुअली बैक एंड। बैक एंड मीन्स जिसमें आप बैकग्राउंड में डेटाबेस में या इस तरह से किसी लैंग्वेज में आप कोडिंग करते हैं, जबकि फ्रंट एंड जो है वो बेसिकली जो आप पेज की डिज़ाइनिंग करते हैं, जो यूज़र को नज़र आएगा, यूज़र को जो पेज नज़र आएगा तो उसको हम लोग फ्रंट एंड कहते हैं। जबकि बैक एंड, इसके पीछे जितनी भी लॉजिक है यानी डेटाबेस है या कोई और चीज़ है तो उसको हम लोग बैक एंड बोलते हैं। तो बैक एंड की स्किल्स आपको आने चाहिए। फ्रंट एंड स्किल्स इसमें कवर हो जाते हैं आपके HTML CSS वगैरह में, ठीक है। अच्छा, सर्च इंजन, देखो आपने वेबसाइट जो भी बनाई लेकिन उसके लिए एक्सेस और लोग उसको ढूंढ सकें, तो ढूंढने का सबसे सबसे ज़्यादा मालूमात हम कहाँ पे ढूंढते हैं? गूगल पे ढूंढते हैं या दूसरे जो सर्च इंजन हैं। सर्च इंजन हमें मालूमात आसानी से ढूंढने में मदद देते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि आप अपनी वेबसाइट ऐसी बना सकें, आपके पास ऐसी स्किल हो कि जो है आपका गूगल को ढूंढने में आसानी हो और लोग आपके वेबसाइट को विज़िट कर सकें। अच्छा, अगर आप मज़ीद इसके मुतालिक डिटेल देखना चाहते हैं तो ये Indeed.com की वेबसाइट है वेब डेवलपर के स्किल्स, तो इसको आप मज़ीद डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक चीज़ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि इस कोर्स का बुनियादी मकसद ये है कि आपको ना सिर्फ टेक्निकल थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाए कि कैसे वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट काम करते हैं, बल्कि आप इसको वो स्किल्स भी दी जाएँ जिसकी मदद से आप जो है फिर उसके लिए वेब पेजेस और वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस बना सकें। तो इस कोर्स का ये सारा मकसद है। तो ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों पे मुश्तमिल है। अच्छा, वेब डेवलपर अगर आप बनना चाहें और इसके लिए आप मेहनत करते हैं, आप इसके लिए मतलब स्किल्स पे काम कर रहे हैं, तो आपके लिए करियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं? आप क्या-क्या कर सकते हैं? फ्यूचर में आपके लिए मौक़े क्या हैं?
सो वर्क फॉर सम स्मॉल मीडियम और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो टिपिकली हम जॉब ही ढूंढते हैं, तो छोटी कंपनी से दरमियाने दर्जे की कंपनी हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लाइक नेशनल और मल्टीनेशनल हो गए। पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल नेटसोल बहुत बड़ी एक कंपनी है। इस तरह से आपके पास माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, एंड देयर आर मैनी मैनी मोर। तो आपके पास एक तो एज ए वेब डेवलपर ये मौका है कि आप किसी एक कंपनी की वेबसाइट पे काम करें, उनके लिए परमानेंट काम करें, उनकी वेबसाइट को अपडेट करते रहें और उनकी वेबसाइट को इम्प्रूव करते हैं। अच्छा, फ्रीलांसिंग, आजकल फ्रीलांसिंग का बहुत ज़ोर है, जिसमें आप क्या करते हैं, आप ऑनलाइन काम करते हैं किसी क्लाइंट के लिए, फाइवर या इस तरह अपवर्क या गुरु वगैरह की वेबसाइट्स जो हैं, जहाँ पे आप पार्ट टाइम या फुल टाइम क्या करते हैं, लोकल या इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए आप वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं। लेकिन आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या था, आप एम्प्लॉय होते हैं, दूसरी केस में आप एम्प्लॉय नहीं होते, आप डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। जो काम आपके पास आता है वो आप करते हैं। तो ये आप इस तरह हो गए जिस तरह एक शॉपकीपर होता है, तो उसके पास जो भी कस्टमर आता है वो उसको उसका काम कर देता है। डिफरेंट कस्टमर्स आते हैं और वो उसके लिए काम करता है। जबकि फर्स्ट वन का मतलब ये है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन या एक ही इदारे के एम्प्लॉय हैं। अच्छा, ओन स्टार्टअप, आजकल पाकिस्तान में इसका बड़ा शोर है कि दोस्त और इस तरह से ग्रुप मेंबर्स जो है वो मिल के क्या बना लेते हैं, एक छोटी सी कंपनी बना लेते हैं जिसको स्टार्टअप कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आप ई कामर्स में काम करना चाहते हैं, तो आपने कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की वेबसाइट बनाए और लोग उस पर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, गारमेंट्स हो गया या कोई और चीज़, और आप सब दोस्त मिल के क्या करते हैं, उससे जो है अपने कैरियर को इम्प्रूव करते हैं, आप उससे अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। अच्छा, सर्विसेज की वेबसाइट हो सकती है, प्रोडक्ट्स की वेबसाइट हो सकती है, ई कामर्स का आजकल बहुत ज़ोर है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टाइप्स के आप स्टार्टअप बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपनी वेब डेवलपमेंट कंपनी बना लें, कुछ दोस्तों के साथ, कुछ रिलेटेड या हम ख्याल लोगों के साथ मिल के आप क्या बना लें, वेब डेवलपमेंट कंपनी बना लें और लोगों की वेबसाइट्स आप लोग बनाएं या वेबसाइट्स को रिनोवेट या अपडेट करने में उनकी मदद करें। क्योंकि आजकल जो है कंपनीज़ के पास अक्सर अगर काम ज़्यादा है तो वो बाहर के कंपनीज से काम करवाती हैं, वेबसाइट्स वगैरह उनसे मेंटेन करवाती हैं और उनको अच्छी खासी पेमेंट देती हैं। तो ये डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। अच्छा, इसको अगर आप मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहें सो लिंक इज़ एक्चुअली गिवन हियर। ओके, सो वेब टेक्नोलॉजीज़ जो हैं बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं इसमें। आपको प्रीवियस स्लाइड्स में थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो भी गया कि वेब टेक्नोलॉजीज़ में सारी टेक्नोलॉजीज़ आती हैं जिसका ताल्लुक वर्ल्ड वाइड वेब से है। अच्छा, सो वेब टेक्नोलॉजीज़ में फॉर एग्जांपल द बेसिक्स विच विल कवर वेब ब्राउज़र एंड सम वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आपको वेब ब्राउज़र का पता होना चाहिए, क्रोम कैसे काम करता है, बाकी जो ब्राउज़र है वो कैसे काम करते हैं, और कुछ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट फंडामेंटल लाइक HTML, CSS और बाकी लैंग्वेजेस में आप काम कर सकें। थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग आपको आती हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको आती हों लाइक PHP, पाइथन वगैरह। फ्रेमवर्क्स, फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज होती हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास PHP एक लैंग्वेज है जिसका इस कोर्स में आगे इस्तेमाल है, लेकिन PHP की मदद से फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं जो कि PHP में बनाए गए हैं, लाइक जेंट फ्रेमवर्क है। इस तरह हमारे पास ये है, कोड इग्नाइटर है। तो ये सारे फ्रेमवर्क्स PHP लैंग्वेज में बनाए गए हैं। तो ये वो लाइब्रेरीज होती हैं जो आपका काम आसान करती हैं, विच आर यूज्ड इन द डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, डेटाबेसेस वगैरह, आजकल वेबसाइट्स का डेटा जो है वो डेटाबेसेस में स्टोर होता है। तो बैकएंड पे जो डेटा स्टोर होता है और कैसे स्टोर होता है, कैसे मैनेज होता है, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह, सेट ऑफ रूल्स आपको पता होने चाहिए कि क्लाइंट और सर्वर आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और वेब पे जो रिक्वेस्ट कैसे भेजी जाती है और उसका रिस्पांस आपको कैसे आता है सर्वर की तरफ से। ग्राफिक्स वगैरह अगर थोड़ी बहुत आपको आती हैं, फोटोशॉप वगैरह, ऑडियो वीडियो एडिटिंग कर सकें आप लोग, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, कलर्स, फ़ॉन्ट्स वगैरह, ये अगर आप कर सकें तो सोने पे सुहागा है। और इसके अलावा आपको डेटाबेस के अलावा कुछ और डेटा फॉर्मेट्स का भी पता होना चाहिए, लाइक डेटा, इंटरनेट पे डेटा किन फॉर्मेट्स में ट्रैवल करता है, PDF होता है, इस तरह CSV फॉर्मेट हमारे पास हो गया, XML फॉर्मेट हो गया।
और कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि इस कोर्स में आपको क्लियर होती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट दिस इज़ एक्चुअली roughly covers what web technologies are. अच्छा, ये कुछ लैंग्वेजेस की लिस्ट है जो कि आजकल पॉपुलर हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जावा है, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, पीएचपी है, रूबी है, जे जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस जे जिसको कहा जाता है, वीयूई है, रिएक्ट है, एंगुलर है, नॉड है, लारावेल है और फ्लास्क है। अच्छा, इसमें कोर्स में जो है हम लोग जावास्क्रिप्ट और पीएचपी का स्पेसिफिकली इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो हैं आप लोग फिर फ्यूचर में या खुद से सीख सकते हैं या कहीं पे अगर, तो एक्चुअली वी विल बी मेंशनिंग पीएचपी एंड जावास्क्रिप्ट और इसका हम लोग काम करें। तो दीज आर ऑल द लैंग्वेजेस दैट आर वेरी पॉपुलर दिस डेज फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। अच्छा जी, अब आते हैं, स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि www या वर्ल्ड वाइड वेब क्या है और इंटरनेट क्या है। तो एक्चुअली इंटरनेट हमारे पास क्या है? इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क, जिसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है। कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो कंप्यूटर्स का नेटवर्क है विद अ कैपिटल आई जो लिखा जाता है, इसको हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। और इसमें दुनिया के करोड़ों अरबों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं और मालूमात का तबादला करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं। अच्छा, इंटरनेट जो है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल सिस्टम या दूसरे जो हमारे पास आजकल तो डिवाइसेस आ चुके हैं, स्मार्ट डिवाइसेस आ चुके हैं, एसी भी कनेक्ट हो सकता है इंटरनेट से, टीवी भी कनेक्ट हो सकता है, मल्टीमीडिया भी कनेक्ट हो सकता है। तो आजकल तो माशाल्लाह से स्मार्ट कैमरे आ गए हैं, सिक्योरिटी कैमरे जो नेट से कनेक्ट होते हैं। आपकी गाड़ियाँ जो ऑटोनोमस कार्स हैं वो नेट से कनेक्ट हो सकती हैं। तो आजकल तो मतलब हर तरह के स्मार्ट डिवाइसेस आ चुके हैं। तो वो क्या करते हैं, दे एक्चुअली कनेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, जिसके लिए प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ होता है टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका फुल डिटेल में जिक्र होगा, लेकिन वो रूल्स हैं जो कि इंटरनेट पे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के दरमियान तबादला या रब्ता करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। अच्छा, इंटरनेट जो है जिस तरह हम इंसानों के नाम होते हैं या हमारे एनआईसी नंबर होते हैं या हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं स्टूडेंट्स के, इसी तरह से हर कंप्यूटर, हर डिवाइस जो इंटरनेट का हिस्सा होता है उसका अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। आईपी कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल को। तो आईपी एड्रेस हमारे पास नंबर होता है जो हर कंप्यूटर का यूनिक होता है, जिसकी मदद से वो कंप्यूटर पहचान जा सकता है और उसको मालूमात सेंड की जा सकती हैं या उससे मालूमात रिक्वेस्ट की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास www.google.com है। तो गूगल का एक ये जो सर्वर है जिससे आप लोग रोज़ाना सर्च करते हैं, तो इसका बुनियादी काम क्या है? आपको दुनिया भर की मालूमात तक एक्सेस देना। अब इसका अपना एक आईपी एड्रेस है जो कि आप लोग मालूम कर सकते हैं। इसका एक तरीका है, वी विल गेट टू नो दैट। ये एक रफ सा खाका है कि इंटरनेट तो जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो इसको आप इस छोटे से डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करें। ये लेट से कि एक कोई लोकल एरिया नेटवर्क है, एक ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट समझ लें, और ये फॉर एग्जांपल यूएसटीबी का दूसरा है, कोई डिपार्टमेंट है। तो आपके यूएसटीबी के सिस्टम्स जो हैं वो लोकली कनेक्ट हैं पीटीसीएल के सिस्टम्स के साथ। ठीक है जी, ये लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं। यूँ समझ लें कि ये फिर बन में कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अगर कनेक्टेड हैं, तो इस तरह से ये एक नेटवर्क बन जाता है। आगे हमारे पास यूँ समझ लें कि ये पूरा बन्नू का वो है, और इससे आगे अगर आप जाते हैं तो इसको पाकिस्तान का समझ लें या दुनिया का समझ लें। तो ये इस तरह से एक चेन है, कनेक्शंस हैं, नेटवर्क है, जिसके थ्रू डेटा या मालूमात आपके सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक और दूसरे सिस्टम से आपके सिस्टम तक जो है वो आती हैं। ये एक छोटा सा डायग्राम है जस्ट आपको समझाने के लिए, अदरवाइज़ इंटरनेट में अरबों डिवाइसेस जो है वो मौजूद हैं। तो इस छोटे से डायग्राम से जस्ट समझने की कोशिश करें। ये एक और हमारे पास वो है, फॉर एग्जांपल ये लोकल एरिया नेटवर्क है और ये किसी लोकल सर्वर के साथ, लाइक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का जो सर्वर है उसको समझ लें। फिर ये इस तरह से आपके लोकल जो आपको एक्सेस मिलता है, फॉर एग्जांपल हमें कौन से पीटीसीएल के दफ्तर से ये इस तरह से जहाँ से एक्सेस हमें मिल रहा है,
फिर यूँ समझ लें कि ये PTCL का मेन जो इस्लामाबाद में समझ लें या कहीं और पे उनका मेन जो हेड सेक्शन है जहाँ से सारे मुल्क की इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। फिर इस तरह से बैकबोन होता है। बैकबोन मेन जो लाइनें होती हैं जिसकी वजह से इंटरनेट आता है किसी मुल्क में, किसी एरिया में, तो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज बैकबोन। तो बैकबोन की मदद से आपके बहुत सारे नेटवर्क्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं और इस तरह से ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक जगह से दूसरी जगह आती है। रिमेंबर, इंटरनेट बैकबोन जो है इसको यहाँ पे क्लाउड की मदद से ज़ाहिर किया गया है। ये तेज़ तरीन नेटवर्क होता है। इसमें डेटा जो है वो मिली सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स में जो है वो ट्रैवल कर सकता है, लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। तो आप तक जो इंफॉर्मेशन पहुँचती है वो नेटवर्क से होके आती है। अच्छा, इंटरनेट हमने जान लिया कि बेसिकली ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है जिसमें करोड़ों अरबों डिवाइसेस कनेक्ट हैं। TCP IP प्रोटोकॉल यूज़ होता है और IP एड्रेसेस होते हैं हर एक डिवाइस के। तो हमारे पास इंटरनेट में क्या क्या मौजूद है, हम इंटरनेट से क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। ईमेल है, इसके ज़रिए आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। एक बंदा दूसरे बंदे को ईमेल सेंड कर सकता है। जिस तरह पहले ज़माने में लेटर्स या खतूत हम भेजा करते थे डाकखाने से, तो आजकल ये ऑनलाइन हमारे पास इस तरह का सिस्टम आ गया है जिसमें आप एक जगह से या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को मैसेज भेज सकते हैं। अच्छा, इंटरनेट टेलीफोनी है। एक तो टिपिकल टेलीफोन लाइन है और एक इंटरनेट के नेटवर्क की मदद से आप वॉइस ओवर आईपी, VoIP टेलीफोन्स जो है वो सस्ते आप कॉल्स कर सकते हैं दुनिया में कहीं पे भी। बल्कि आजकल तो ये बिल्कुल फ्री हो चुके हैं तकरीबन। कुछ कंपनीज जो है वो इंटरनेट टेलीफोनी या वॉइस ओवर आईपी पे काम कर रही हैं, बाकी जो हैं वो व्हाट्सएप और ये सारे सब ने ये सिस्टम जो है वो तकरीबन ख़त्म कर दिया है। अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब हमने जाना कि इंटरनेट के ऊपर ये काम करता है। देखो, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो वर्ल्ड वाइड वेब नहीं होगा, लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड वेब नहीं होगा तो इंटरनेट तो होगा। अब पिछले दिनों एक जो हमारे पास 3-4 दिन पहले कुछ बड़ी बड़ी वेबसाइट्स डाउन हो गई थी, तो उनकी वजह क्या थी कि इंटरनेट सर्विस जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था दुनिया में कहीं पे। तो इस वजह से बहुत सारी वेबसाइट्स डाउन हो गई थी 3-4-5 दिन पहले। तो मतलब ये है कि अगर इंटरनेट नहीं होगा आपके पास तो आप वेब पेजेस और वेबसाइट्स या जो वर्ल्ड वाइड वेब है, इंफॉर्मेशन का निज़ाम है, वो आपके पास नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये सारा इंटरनेट का हिस्सा है। वर्ल्ड वाइड वेब भी एक हिस्सा है इंटरनेट का और हम इंटरनेट की मदद से ही वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करते हैं। अच्छा, मैसेंजर्स वगैरह में आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं, फ़ाइल अपलोडिंग डाउनलोडिंग कर सकते हैं, फ़ाइल ट्रांसफ़र FTP फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की मदद से। क्लाउड कंप्यूटिंग आज कल बहुत ज़्यादा इसका ज़िक्र हो रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि आपका सिस्टम है जो कि थोड़ा सा इसके रिसोर्सेज कम है, रैम कम है, हार्ड डिस्क कम है, प्रोसेसर कम है, तो आपको थोड़ा हैवी किस्म का काम करना है, प्रोग्राम जो है वो रन करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, रिमोटली इंटरनेट के ऊपर किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर जो अच्छा कंप्यूटर है, तेज़ है, उस पर आप प्रोग्राम रन कर सकते हैं अपना। तो दिस इज़ कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। इसको फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कंप्यूटर स्लो है तो आप गूगल या माइक्रोसॉफ्ट आजकल क्लाउड की ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं फ्री में स्टार्टिंग, और कंपनीज़ को थोड़ा वो पेमेंट भी उनसे लेते हैं। तो क्लाउड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या डेटा माइक्रोसॉफ्ट या गूगल के सर्वर पे चला सकते हैं और इसमें आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। वर्ल्ड वाइड वेब का फ़ायदा ही क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक आप MS ऑफिस है, एक्सेल वगैरह और MS वर्ड है, तो वो आप इंस्टॉल करते हो, जबकि यही चीज़ ऑफिस 365 जो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑनलाइन नेट के ऊपर आपको अकाउंट वगैरह देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको MS ऑफिस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और आप MS ऑफिस ऑनलाइन चला सकते हैं। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग, आजकल लोग लाइव आते हैं, कंटेंट शेयर करते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे या बाकी जगहों पे, तो ये ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग हो गया और बहुत सारी सर्विसेज इसके अलावा हैं। तो इंटरनेट बहुत ही एक काम की चीज़ है, बहुत सारे हमें फैसिलिटीज़ देता है, लेकिन हमारा जो इस कोर्स में स्पेसिफिकली कंसर्न है वो वर्ल्ड वाइड वेब के साथ है जो कि इंटरनेट का हिस्सा है। अच्छा जी, अब ज़िक्र होता है वर्ल्ड वाइड वेब WWW का। तो हमने जैसे पहले कहा कि ये टिम बर्नर्स ली ने सदर्न स्विट्ज़रलैंड में
जिनेवा में। उसने ये आइडिया दिया था कि रिसर्च की मालूमात कैसे शेयर की जाएंगी, तो उसने वर्ल्ड वाइड वेब इंट्रोड्यूस कराया। तो एक्चुअली वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंटरलिंक डॉक्यूमेंट्स पे है, हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट्स पे। इसमें मालूमात जो हैं आपस में कनेक्टेड होती हैं, लिंक्ड होती हैं। तो आपको दूसरे कंप्यूटर पे ईमेल भेजने की या इस तरह के सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ गूगल के होम पेज पे क्लिक करते हैं तो गूगल तक आप पहुंच जाते हैं और वहाँ से मालूमात उठा सकते हैं। तो मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन आपस में लिंक्ड है और इसको इंटरनेट की मदद से हम एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट नहीं होगा तो वर्ल्ड वाइड वेब नहीं होगा, हमें पता है। अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, वेब पेजेस हैं विच आर कनेक्टेड टू मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अरबों वेबसाइट्स मौजूद हैं वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, खरबों पेजेस मौजूद हैं और इसमें से कुछ लिंक्ड है आपस में, कुछ लिंक्ड नहीं है। ठीक है, तो दिस लिंक्ड सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन, जो पेजेस आपस में लिंक हैं, इसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब या WWW। अच्छा, दीज डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट, हमें पता है इंटरनेट ज़रूरी है। एंड एनी वन कैन सर्च फॉर इंफॉर्मेशन बाई नेविगेटिंग फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर। देखो, गूगल में आप सर्च देते हो तो क्या होता है, गूगल आपके सामने वेबसाइट लेके आता है, पूरी वेबसाइट ओपन ओपन करते हो तो आप क्या हो गए, आपने वर्ल्ड वाइड वेब इस्तेमाल किया और मालूमात जो है वो हासिल कर ली। तो टिम बर्नर्स ली ने सन 1990s में WWW जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था और इसका फ़ायदा हम आज भी जाके उठा रहे हैं, बिजनेसेस उठा रहे हैं, स्टूडेंट्स उठा रहे हैं, टीचर्स उठा रहे हैं, तो सबको इसका फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा, ये जिस तरह हमने इंटरनेट का एक रफ सा डायग्राम देखा, ये आप समझ लें कि दुनिया में इंटरनेट के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स कनेक्टेड हैं, तो ये एक नक्शा सा दिया गया है कि फॉर एग्जांपल कहाँ पे एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है और वो दुनिया में दूसरे कौन से सिटी या मुल्क में डॉक्यूमेंट के साथ लिंक है। तो ये जो लाइनें हैं ये लिंक्स को शो कर रही हैं, मतलब मालूमात पड़ी हुई हैं वो किसी और इंफॉर्मेशन के साथ लिंक है, फिर इंफॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी हुई है वो इस इंफॉर्मेशन के साथ लिंक है। तो ये तो जस्ट समझने के लिए बहुत सिंपल सा डायग्राम है, अदरवाइज ये अगर आप फुल फ्लेज बनाना चाहें तो बहुत ही कम्प्लेक्स होगा, जिसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा। तो इसको आप सिर्फ समझने की कोशिश करें कि मालूमात या पेजेस आपस में एक दूसरे के साथ कैसे लिंक हैं ग्लोबली। अच्छा, फिर हमारे पास आजकल ऑनलाइन और ऑफलाइन का बहुत ज़्यादा आप लोग जिक्र सुनते हैं। व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट विद योर कंप्यूटर, लैपटॉप और डिवाइस, तो आप ऑनलाइन हैं। ठीक है, इंटरनेट से आप मुंसलिक हैं तो आप ऑनलाइन हैं। आप वर्ल्ड वाइड वेब इस्तेमाल कर सकते हैं, ईमेल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, जब आपका डिवाइस जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर आप ऑफलाइन हो जाते हैं। सपोज़ आप क्या करना चाहते हैं, फेसबुक पे एक फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं अपने प्रोफाइल। जब आप ऑनलाइन होते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, तो फ़ोटो जो है वो ईज़िली अपलोड हो जाएगा और लोग उस पे लाइक्स और कमेंट्स करना जो है वो शुरू कर देंगे। जब आप ऑफलाइन होंगे तो आपका फ़ोटो जो है वो अपलोड नहीं होगा और आपको मैसेज मिलेगा कि आप ऑफलाइन हैं और दोबारा इसको कोशिश करें जब आप ऑनलाइन आ जाएँ। तो ऑनलाइन का मतलब है इंटरनेट से कनेक्टिविटी और ऑफलाइन का मतलब है कि आप इंटरनेट से मुंसलिक नहीं हैं। ओके, कुछ और हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं, लाइक ISP या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। जैसे जैसा कि आपको पहले इंटरनेट की एग्जांपल की मदद से बताया गया कि ये वो कंपनी होती है जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज देती हैं, लाइक PTCL इन पाकिस्तान या इस तरह की और भी बहुत सारी वतीन वगैरह हैं, या ये सेलुलर कंपनीज हैं, यूफोन या बाकी हमारे पास जो हो गई। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज़ अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन जो आपको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती है, आप उसको पे करते हैं, ये आपको पैकेजेस वगैरह और इस तरह की चीज़ें देती हैं। इंडिविजुअली भी देती हैं, फैमिली को, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को आपको इंटरनेट तक एक्सेस देती हैं फॉर सम मनी। अच्छा, ISP जो है यूजुअली तो ये होता है, आजकल तो बिल्कुल डायरेक्ट हो गया है, मतलब स्मार्टफोन का ज़माना है। लेकिन अगर आप कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनेट का
सर्विसेज जो है वो लेना चाहते हैं किसी कंपनी से, तो फिर क्या होता है, हमारे पास आपको मंथली या ईयरली या इस तरह से चार्जेस जो है वो मिलते हैं। जबकि ये सेलुलर कंपनीज और स्मार्ट मोबाइल कंपनीज हैं, ये तो आपको डेली, वीकली और मंथली ये सारे ऑप्शन जो है वो देती हैं। अच्छा, ये आपको वेबसाइट होस्टिंग और बिल्डिंग की सहूलत भी देती है। कुछ वेबसाइट्स जो है आप इसके ऊपर होस्ट कर सकते हैं, यानी अगर आपने अपनी वेबसाइट जो है ऑनलाइन करनी है तो इस को बेसिकली होस्टिंग कहा जाता है, यानी आपने उसको वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर रखना है तो ये भी आपको कुछ पेमेंट दे के आप उसको होस्ट करवा सकते हैं। अच्छा, हमारे पास एक सिस्टम काम करता है जिसमें बेसिकली आप क्या करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं और ब्राउज़र में जाके किसी वेबसाइट का आप लोग यूआरएल टाइप करते हैं। लाइक आप लिखते हैं www.google.com, तो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज यूआरएल, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दोनों लफ्ज़ यूज़ होते हैं। तो यूआरएल वो एड्रेस होता है जो कि बेसिकली हमारे पास काम करता है इंटरनेट की वेबसाइट्स और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। किसी भी वेबसाइट की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूआरएल इस्तेमाल करते हैं, उसका एड्रेस होता है, उसका पाथ होता है। तो यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको यूआरआई भी कहा जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, दोनों नाम जो है वो यूज़ होते हैं। तो आपको किसी भी वेबसाइट या पेज को एक्सेस करने के लिए गूगल क्रोम में या किसी और जगह पे उसका यूआरएल लिखना पड़ता है, लाइक गूगल www.google.com। तो इसके साथ कभी कभी हम इस तरह से HTTP भी लिख देते हैं, या अगर हम ना लिखें तो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। HTTP का मतलब है कि ये एक प्रोटोकॉल है, या HTTPS, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पे इस्तेमाल होता है। देखो, इंटरनेट पर जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम क्या है, TCP/IP। जबकि वर्ल्ड वाइड वेब जो कि इंटरनेट का हिस्सा है ना, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है उसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या HTTP कहा जाता है। एस का मतलब है सिक्योर। सिक्योर अगर आपने इंक्रिप्शन उसमें की है जिसका आगे जिक्र होगा, लेकिन फ़िलहाल इसको HTTP समझ लें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब का प्रोटोकॉल है जिसमें आप इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हो, पेजेस और डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करते हो। अच्छा, तो एक्चुअली to access any page or any website or any information on the world wide web you need a URL। आपको URL चाहिए। URL का फिर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है which will be discussed later on, लेकिन आपको थोड़ा सा बताता चलो। ये हिस्सा जो है इसको कहा जाता है डोमेन नेम, इसको कहा जाता है टॉप लेवल डोमेन नेम, ये हमारे पास प्रोटोकॉल है, और फिर स्लैश स्लैश है www, आगे स्लैश। इस तरह से मज़ीद भी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जस्ट मैं आपको फ़र्ज़ी मिसाल दे रहा हूँ, फर्स्ट डॉट HTML। तो इसका मतलब ये है कि गूगल का के सर्वर पे एक पेज है जिसका पाथ है फर्स्ट डॉट HTML, उसका नाम फर्स्ट डॉट HTML है। ये मौजूद नहीं है, जस्ट फ़र्ज़ी बता रहा हूँ। तो दिस इज़ अ कंप्लीट URL। इस साइट पे पाथ हो जाएगा और इस साइट पे टॉप लेवल डोमेन नेम। फिर हमें पता है हमारे पास इस तरह कंट्रीज़ के लिए PK है, पाकिस्तान के लिए, या EDU होता है एजुकेशन के लिए। आगे इसका फुल जिक्र होगा, लेकिन जस्ट URL आपको पता होना चाहिए कि URL इस एड्रेस को कहा जाता है जो कि हमारे पास किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को हम एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ URL। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं tutorialsinhand.com, ठीक है, कमर्शियल वेबसाइट है, काम है। स्लैश ट्यूटोरियल्स, यानी ये उसके अंदर फोल्डर है। ये स्लैश के बाद मतलब क्या है, इस फोल्डर में पड़ा हुआ है। स्लैश वेब टर्मिनोलॉजी, स्लैश बेसिक टर्मिनोलॉजी, स्लैश URL.ASPX। तो एक फ़ोल्डर, दूसरा फ़ोल्डर, तीसरा फ़ोल्डर। ये विंडो में हमारे पास इस तरह होता है ना, C/माई डॉक्यूमेंट स्लैश डेस्कटॉप, और इस तरह से। तो ये वही चीज़ है, लेकिन ऑनलाइन एड्रेस यानी URL भी इसके साथ अटैच है। बाकी वही फ़ोल्डर्स और फाइल्स का स्ट्रक्चर है जो विंडो में होता है। अच्छा जी, वेब पेज और वेबसाइट तो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। वो डिवाइड है वेब पेजेस और वेबसाइट्स में। तो हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। एक सिंगल डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। सिंगल डॉक्यूमेंट जो हमारे पास होगा उसको पेज कहेंगे। वेब पेज के ऊपर क्या हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, ऑडियो हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं, ग्राफिक्स हो सकते हैं।
अच्छा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक एक वेबसाइट है जो आप लोग इस्तेमाल भी करेंगे इस कोर्स में, w3schools.com। w3schools.com पे आप लोग जाएं ज़रा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यूआरएल लिखा, एचटीटीपी नहीं लिखा, वो खुद से ऑटोमेटिकली आ जाता है। w3schools.com ये एक यूआरएल है। इसका होम पेज आ गया। इसको पे जो सबसे पहले पेज हमारे पास आता है किसी भी वेबसाइट का, वो होम पेज होता है, ठीक है, जिस पे आपके पास लिंक्स होते हैं बाकी पेजेस को एक्सेस करने के लिए, बाकी जितनी भी वेबसाइट पे चीज़ें हैं उसको एक्सेस करने के लिए एक दरवाजे का काम करता है, एक एंट्री पॉइंट का काम करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस पेज पे आप लोग देखें, पेज पे क्या हो सकता है, पेज पे दूसरे पेज के लिए लिंक हो सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब इसको क्यों कहा जाता है, इंफॉर्मेशन आपस में लिंक है। अब मैं फॉर एग्जांपल लर्न एचटीएमएल पे जाऊंगा तो मैं होम पेज से एचटीएमएल पेज पे पहुंच गया, मालूमात आपस में, पेजेस आपस में लिंक हैं। दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है जी। पीछे इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है, उसको नोट तो कर रहे हैं ना, इंटरनेट ज़रूरी है। तो अ वेब पेज इज़ अ सिंगल पेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। इसका यूआरएल होगा। पेज पे क्या होगा, पेज पे टेक्स्ट हो सकते हैं, पेज पे इमेजेस हो सकते हैं, पेज पे एडवर्टीजमेंट्स हो सकती हैं, पेज पे वीडियोस हो सकते हैं, पेज पे डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, हमारे पास ऑडियो हो सकती है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे पेजेस के मजमूए को हम क्या कहेंगे, वेबसाइट कहेंगे। तो वेबसाइट हम कैसे जानते हैं, ये इस वेबसाइट का नाम है W3 Schools, और इस पे CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, आपके कोर्स से रिलेटेड सारे पेजेस मौजूद हैं। तो मतलब ये है कि ये जितने भी पेजेस हैं ये W3schools.com वेबसाइट का हिस्सा हैं। तो इस फुल जो हमारे पास एक वेबसाइट है, ये इतने सारे पेजेस इसमें मौजूद हैं, और एक डॉक्यूमेंट को हम लोग पेज कहते हैं जिसका यूआरएल ब्राउज़र में आएगा। अच्छा, होम पेज का जिक्र हो गया। होम पेज हमारे पास वो पेज होता है यूजुअली जो लोगों पे मैंने क्लिक किया, ये उसका होम पेज आ गया, ठीक है। गूगल पे आप लोग जाएं तो google.com लिखेंगे तो इसका ऑटोमेटिकली होम पेज आ जाएगा। बाकी गूगल की जितनी भी चीज़ें हैं, जीमेल है, इमेजेस हैं, ये लॉगिन करना चाहते हैं आप लोग, सर्च करना चाहते हैं, लेकिन इनके होम पेज इनका बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, कुछ बटन हैं और सर्च वगैरह है। तो होम पेज या इंडेक्स पेज भी इसको कहा जाता है, जो लैंडिंग पेज होता है, यानी जहाँ से आप शुरू करते हैं किसी वेबसाइट को एक्सप्लोर करना। यानी ये इन्होंने इंडिया की मिसाल दी है, Amazon.com, Flipkart.com, तो ये इसका होम पेज है। हम लोगों ने गूगल और W3 Schools की मिसालें देख लीं, यूआरएल दिया था, और फिर हम लोगों ने होम पेज देखा। तो होम पेज पे कैटेगरीज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल गूगल की सर्विसेज क्या हैं, ये हैं, यूट्यूब वगैरह, चैट है, प्ले स्टोर है, जीमेल है, जी मीट है, क्लासरूम है, गूगल ड्राइव है, ट्रांसलेट है। तो ये कैटेगरी वाइज इंफॉर्मेशन इसमें सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के मुतालिक होम पेज पे अवेलेबल हो सकती है। अच्छा, वेबसाइट्स के फिर हमारे पास दो टाइप्स हैं, स्टैटिक वेबसाइट्स और डायनामिक वेबसाइट्स। स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है, डिस्प्ले सेम कंटेंट और इन्फॉर्मेशन टू ऑल विजिटर। स्टैटिक वेबसाइट में वो जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो चेंज नहीं होती, और ये वेबसाइट इंटरेक्टिव नहीं होती। यानी इंटरेक्टिव का मतलब है कि आप इस पर कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये चेंज तो नहीं होगा, वही होगा, ठीक है। और इनके जो कंटेंट है वो सेम रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने जो वेबसाइट दी हुई है, इनके जो पेजेस हैं, लाइक गूगल के पेज को हम स्टैटिक वेबसाइट नहीं कहेंगे, वो बताता हूँ कि क्यों नहीं कहेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये लोगो डेली चेंज होता रहता है। इसी तरह से जो आप सर्च यहाँ पे करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो सर्च से जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो भी चेंज होते हैं। तो इसको हम स्टैटिक वेबसाइट नहीं कहेंगे। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिसमें इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती। अच्छा, डायनामिक वेबसाइट क्या होगी, इज़ द वेबसाइट ऑन विच इंफॉर्मेशन इज चेंज। फेसबुक बड़ी मिसाल है आपके पास गूगल बड़ी मिसाल है कि इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज होती है। अब आप ज़रा जाएँ google.com.pk के, google.com.pk, google.com.pk पे आप लोग आ गए तो दिस इज़ पाकिस्तानी वर्जन ऑफ गूगल वेबसाइट।
अच्छा, तो डायनामिक वेबसाइट सारी आजकल तकरीबन डायनामिक वेबसाइट्स हैं। स्टैटिक वेबसाइट बहुत कम है। स्टैटिक वेबसाइट पे आपने अपनी सीवी बना दी, अपना छोटा सा पेज बना दिया जिसको आप फ्रीक्वेंटली जो चेंज ना हो, ठीक है, तो वो स्टैटिक वेबसाइट होगा। अदरवाइज़ बाकी सारी वेबसाइट्स में आप लोग देखते हैं चेंजेस होती रहती हैं, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। फेसबुक बड़ी मिसाल है, जीमेल बड़ी मिसाल है, इस तरह से गूगल बड़ी मिसाल है, और न्यूज़ की वेबसाइट सारी मिसालें हैं। तो दीज आर ऑल बेसिकली डायनामिक वेबसाइट्स, ठीक है। तो डायनामिक वेबसाइट्स पे डेटा जो है वो चेंज होता है, आवरली हो सकता है, मिनट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, डेली हो सकता है। तो इस पे इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज होती रहती है। अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट को समझने के लिए वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर को समझना भी ज़रूरी है। वेब ब्राउज़र तो वो सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप यूआरएल दे के किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल, a web browser helps you access the world wide web, ठीक है जी। और ये हमने जब यहाँ पे w3schools.com लिखा तो हम w3schools.com के होम पेज पे आ गए। और ये हमें कहाँ से मिला, ये वेब पेज या वेबसाइट होम पेज, ये W3 स्कूल्स के सर्वर से हमें मिला। तो सर्वर वो कंप्यूटर होता है जहाँ से आपको वेबसाइट एक्सेस होता है, जहाँ से वो आपको वेबसाइट या वेब पेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र आल्सो हेल्प्स रिसीव रिस्पॉन्सेज HTML डॉक्यूमेंट। हमने लिखा www.w3schools.com और हमें रिस्पांस क्या मिला, ये होम पेज मिला, ठीक है, सर्वर की तरफ से हमें मिला। और पॉपुलर वेब ब्राउज़र जो हैं वो आप लोग जानते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो आजकल ख़त्म हो रहा है, गूगल के हैं, फायरफॉक्स है, मोजिल्ला है, याहू, बिंग, सफारी, यूसी ब्राउज़र है। बहुत सारे ब्राउज़र सॉफ्टवेयर मार्केट में आ चुके हैं जिसकी मदद से आप वेब पेजेस और वेबसाइट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। वेब सर्वर का हमें पता चला कि वेब सर्वर वो कंप्यूटर जहाँ से हमें वेबसाइट मिलती है, इसका अपना एक डोमेन नेम होता है। और हमें यहाँ पे होम पेज जो आया तो ये w3schools.com के सर्वर की तरफ से आया, रिस्पांस हमें आया। तो वेब सर्वर इज़ दैट कंप्यूटर जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन या वेबसाइट मिलती है रिस्पांस के तौर पे। अच्छा, ब्राउज़र और सर्वर कैसे आपस में काम करते हैं। आप बेचते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी ओपन अनदर वेबसाइट w3.org। ये एक वेबसाइट है जो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए स्टैंडर्ड्स और रूल्स और रेगुलेशंस बनाती हैं। W3 कंसोर्शियम इसको कहा जाता है, W3C। ये वेबसाइट हमने यहाँ पे क्या लिखा, w3.org यूआरएल दिया, तो हमें रिस्पांस क्या आया सर्वर की तरफ से, ये पेज, होम पेज उनका आ गया, ठीक है। तो रिक्वेस्ट हमने कहाँ पे भेजा, इधर हमने यूआरएल लिखा, रिक्वेस्ट हमारा गया इंटरनेट के ऊपर, और सर्वर जो है w3.org उसने हमें रिस्पांस दिया, हमें पेज जो है वो वापस सेंड कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो आप यूआरएल लिखते हो ब्राउज़र में, यूआरएल रिक्वेस्ट आपकी जाती है और सर्वर जो है वो अपने सिस्टम पे ढूंढता है कि होम पेज कहाँ पे है, तो होम पेज बेसिकली वो आपको सेंड कर देता है। अच्छा, डोमेन नेम क्या होता है, थोड़ा सा ऑलरेडी इसका जिक्र हो गया। डोमेन नेम इज़ द आइडेंटिफायर ऑफ योर सर्वर। तो फॉर एग्जांपल w3.org हो गया, www.google.com हो गया, www.w3schools.com हो गया, ठीक है। तो ये हमारे सारे हमारे पास क्या हैं, ये डोमेन नेम्स है। डोमेन नेम इज़ आपके पास आइडेंटिफिकेशन या नाम होता है कंप्यूटर्स और इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि जी हम तो कंप्यूटर को आईपी एड्रेस की मदद से जानते हैं, और आप कह रहे हैं कि सर हम कंप्यूटर या किसी वेबसाइट को डोमेन नेम की मदद से एक्सेस करते हैं। तो मतलब ये है, ये डोमेन नेम ह्यूमंस के लिए है, www.google.com। तो ये आसान है ना इसको याद रखना। जबकि अगर आप लेट्स से गूगल का आईपी एड्रेस हम मालूम करते हैं गूगल की मदद से, तो आईपी एड्रेस थोड़ा मुश्किल होता है उसको याद रखना, इसीलिए हमारे पास ये गूगल का आईपी एड्रेस है 8.8.8.8। ये उनका पूरा आईपी एड्रेस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये नाम याद रखना आसान है या ये नाम याद रखना आसान है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई डोमेन नेम जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, जो कि हम ह्यूमंस के लिए इंग्लिश लाइक नेम होता है, आसान होता है हमारे लिए समझना।
अच्छा, तो डोमेन नेम दो वेबसाइट का डोमेन नेम एक जैसा नहीं होगा, फिर क्या होगा, मसला होगा, कौन सी वेबसाइट आएगी। तो इसीलिए दुनिया में दो गूगल्स नहीं है, इसी तरह google.com नहीं है, दो हमारे पास w3schools.com नहीं है, दो इस तरह के USTB.edu.pk बन्नू यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, दो नहीं है, एक ही है। मतलब डोमेन नेम अगर थोड़ा सा चेंज है, अब USTB डॉट चले हैं, USTB का थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। USTB.edu.pk पाकिस्तानी योर ओन, आपकी अपनी प्यारी यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये उसकी वेबसाइट है, इसको आप लोग विज़िट करते हैं। अच्छा, ये यू नो दिस, इस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। USTB.edu.cn, ठीक है। चेंज इसमें क्या है, ये अच्छा, चाइना में एक USTB चाइना, तो उसका URL जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा। फुल USTB.edu.pk बीजिंग, ये एक चाइनीज़ वेबसाइट है USTB, इसका URL हमने यहाँ पे गूगल में ढूंढा, तो उसका URL जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा। फुल USTB.edu.pk नहीं होगा, ये देखें USTB.edu.cn है, ठीक है, चाइना, CN मीन्स चाइना, और पाकिस्तानी उसका क्या है USTB.edu.pk आपकी यूनिवर्सिटी का। तो मतलब दुनिया में दो डोमेन नेम जो है वो फुली सेम नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ फ़र्क होना चाहिए। इन्होंने मिसाल दी है यहाँ पे ट्यूटोरियल इन हैंड डॉट, तो इसमें ये वाला हिस्सा डोमेन नेम होता है। आपने जो गूगल में डोमेन नेम क्या होता है ये, और इसको हम लोग टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। इस तरह पीके होता है, ईडीयू वगैरह डिफरेंट किस्म के हमारे पास कंट्री डोमेन नेम हो सकते हैं, ठीक है। काम edu org.net वगैरह को क्या कहते हैं, टॉप लेवल डोमेन नेम। और ये जो कंपनी का नाम होता है microsoft.com, google.com, तो सिर्फ गूगल, इसको हम लोग .com नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, आईपी एड्रेस हमें ऑलरेडी पता है, किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट के ऊपर पहचानने के लिए हम आईपी एड्रेस मालूम जो है वो, ये नंबर होता है, 4 नंबर्स का हमारे पास, फॉर एग्जांपल 190.168.48.168, ठीक है। तो आप कैसे मालूम करते हैं कि आपके सिस्टम का आईपी क्या है। इस वक्त जो मैं कनेक्ट हूँ, तो मैं जाऊँगा कमांड के ऊपर, डॉस, जिसको आप लोग डॉस कहते हैं, डॉस में आप एक कमांड लगाएंगे, डॉस में जाएंगे और डॉस में हम लोग एक कमांड लगाएंगे जिसको कहा जाता है IP config। ये देखें, हमने IP config की कमांड डॉस में लगाई, तो आपके पास ये फुल IP की इंफॉर्मेशन आ गई कि आपकी IP क्या है, लोकल एड्रेस क्या है और ये चीज़ क्या है। करंटली IP वर्जन 4 एड्रेस क्या है, 192.168.43.24, तो ये मेरे सिस्टम का इस वक्त IP एड्रेस है, ठीक है। तो आप सिंपल से कमांड से क्या कर सकते हैं, IP config लगाएं, डॉस में जाएं, डॉस में स्टार्ट मेन्यू से, और IP config लगाएं और आपके पास आपका IP एड्रेस आपको मालूम हो जाएगा। तो मतलब ये है कि IP एड्रेस इज़ द यूनिक नंबर दैट आइडेंटिफाइज एवरी मशीन ऑन द इंटरनेट, ठीक है जी। तो जब भी आपने इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट एक्सेस करनी हो, ईमेल भेजना हो, कुछ भी करना हो, तो आपने क्या करना होता है, IP एड्रेस, कंप्यूटर्स आपस में IP एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। और आप कैसे करते हो, आप डोमेन लेवल इस्तेमाल करते हो, डोमेन नेम। तो डोमेन नेम हमारे लिए है, कंप्यूटर्स आपस में IP एड्रेसेस इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे से राब्ते के लिए, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन IP एड्रेस इंटरनेट पे इस्तेमाल होता है, डोमेन नेम हमारे वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर इस्तेमाल होता है। दो इसके वर्जन है, पहले जो वर्जन आया था 4 था, जिसके इस तरह 4 डिजिट नंबर थे डॉट की मदद से हम उसको, और नया जो IP वर्जन 6 है, क्योंकि डिवाइसेस बढ़ रहे हैं ना, अरबों डिवाइसेस हो गए हैं इंटरनेट के ऊपर, तो IP वर्जन 4 थोड़ा छोटा था, इसमें डिवाइसेस ज़्यादा नहीं आ सकते। तो अब नया आप लोग देख लें, इतना बड़ा लंबा सा न्यूमेरिक फॉर्म में हमारे पास IP वर्जन 6 जो 2003 में आया था, वो सॉरी नॉट 2003, दिस इज़ एक्चुअली अ नंबर, पार्ट ऑफ द नंबर। तो ये हमारे पास फुल IP एड्रेस है, ठीक है। तो IP वर्जन 6 भी अभी इस्तेमाल हो रहा है लेटेस्ट, लेकिन IP वर्जन 4 बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। अच्छा, HTTP TCP/IP का जिक्र हुआ कि इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के लिए, राब्ते के लिए, कनेक्टिविटी के लिए TCP/IP ज़रूरी है। वर्ल्ड वाइड वेब इस्तेमाल करने के लिए HTTP का होना ज़रूरी है,
यहाँ पे हम लोग जो यूआरएल लिखते हैं तो आपको पता है, तो उसमें हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपने USDB लिखा, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल usdb.edu.pk लिखा, तो इसमें आपको पता है कि हमारे पास स्टार्ट में यहाँ पे यूआरएल के स्टार्ट में ये इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये लॉक का मतलब है कि ये सिक्योर है, इसकी सिक्योरिटी अच्छी है, ठीक है। इसको HTTPS कहा जाता है। अच्छा, http://www.usdb.edu.pk, तो ये आपको पता है इस तरह से हमारे पास होता है। तो मतलब ये है कि HTTP प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से वर्ल्ड वाइड वेब पे क्लाइंट और सर्वर आपस में रिक्वेस्ट और रिस्पांस हैंडल करते हैं। आप क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, वेब पेज आपको चाहिए, और सर्वर आपको वेब पेज वापस करता है, तो ये HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। अच्छा, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर इस्तेमाल होता है। हाइपर टेक्स्ट पेजेस या जो मालूमात लिंक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब में क्या है हमारे पास, पेजेस आपस में लिंक है ना, इसको वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। तो इसीलिए HTTP प्रोटोकॉल जो है वो इस पर यूज़ होता है। अच्छा, HTML पेजेस, हमारे इस कोर्स में HTML शामिल है, आपको पता है। तो HTML जो पेजेस हैं, हाइपर टेक्स्ट पेजेस, जो लिंक पेजेस हैं, एक पेज दूसरे पेज से लिंक होता है ना, आपको पता है, इसको हाइपर लिंक कहा जाता है। ये हमारे पास ये सारे जितने भी जिसके ऊपर एरो आ रहा है ये पेजेस हैं। एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो एक्सेसिबिलिटी पेज आएगा, इंटरनेशनलाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो इंटरनेशनलाइजेशन आएगा, वेब सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे तो वेब सिक्योरिटी आ जाएगी, दूसरा पेज आ जाएगा ना। तो पेज आपस में लिंक हैं और होम पेज से सारे मुंसलिक होते हैं। तो मतलब ये है कि एक पेज पे आप लोग जानते हैं एनिमेशन, साउंड, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स वगैरह ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लिंक्स हो सकते हैं। तो मतलब ये है कि इन सब के बिहाइंड क्या चीज़ काम करती है, HTTP प्रोटोकॉल यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल काम करता है, जिसमें क्लाइंट URL लिख के रिक्वेस्ट करता है और सर्वर आपको पेज जो है वो सेंड करता है। दिस इज़ कॉल्ड HTTP। अच्छा जी, HTML है हमारे पास, तो ये हमारे कोर्स का हिस्सा है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको कहा जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इस्तेमाल होती है पेजेस बनाने के लिए। पेज पे जो आप चीज़ें देख रहे हैं, तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है वो, चाहे वो लिंक हैं, कलर है, पिक्चर है, बैकग्राउंड है या लोगो है, ये सारी चीज़ें HTML में बनाई जाती हैं। और इसकी अट्रैक्शन और डिज़ाइनिंग जो है वो CSS में होती है, वो आगे जिक्र होगा। लेकिन बेसिक पेज जो है वो बनाया जाता है HTML। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और ये वो लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम पेजेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फॉर्मेट उसका बनाते हैं। इसमें टेक्स्ट हो सकता है, आपको पता है, USDB की साइट पे जाएं तो ये इमेज है, टेक्स्ट है, लिंक्स हैं, दूसरे पेजेस से लिंक्स हैं। इसी तरह ऑडियो वीडियो हो सकती हैं, एनिमेशन हो सकती है। सो दिस इज़ एक्चुअली called as a web page, and this web page is developed using HTML, और इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए फिर CSS वगैरह इस्तेमाल होती है। जो कलर वगैरह, ये जो आप इसकी खूबसूरत लेआउट देख रहे हैं, तरतीब देख रहे हैं, तो इसके लिए बेसिकली CSS इस्तेमाल होता है। अच्छा, HTML अलॉन्ग विथ CSS, तो CSS जो है उसका काम खूबसूरती या डिज़ाइनिंग के लिए है, और HTML का काम पेज बनाने के लिए है, ठीक है। जिस तरह MS वर्ड में आप काम करते हैं ना, तो MS वर्ड में आप टाइपिंग करते 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 टाइप कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ पेज डॉक्यूमेंट बनाया है MS वर्ड में। फिर आप उसको बोल्ड करते हैं, इटालिक करते हैं, कलर चेंज करते हैं, रेड कर लेते हैं, टेबल बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी CSS के अंदर कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जिक्र जो है कोर्स में होगा। तो HTML को आप अच्छा, पेजेस का आप लोग अगर कोड देखना चाहें, फ़िलहाल आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्रोम में जब भी आप देखना चाहें कि ये इसकी कोड कैसा है, तो राइट क्लिक करें पेज के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास व्यू पेज सोर्स, तो ये क्रोम के अंदर एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें HTML का कोड आ जाता है, और CSS और जावास्क्रिप्ट ये कोड आ जाता है। अभी आपको थोड़ा बहुत शायद समझ ना आए, लेकिन इंशाल्लाह ड्यूरिंग दिस कोर्स यू विल, जब प्रैक्टिस आप लोग करेंगे और खुद इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों की ये स्किल जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो किसी भी वेबसाइट का हम लोग जब कोड देखना चाहें तो राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स, क्लियर। अच्छा, तो फिर उसका HTML और ये CSS कोड जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो
HTML पेज बनाने के लिए, कंटेंट के लिए, और CSS उसकी डिज़ाइन और खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, रिसोर्सेज तो मैं आपके साथ बहुत सारे शेयर करूंगा, लेकिन इस वक्त जो मैंने इस लेक्चर में आपके लिए रिसोर्सेज ढूंढे हैं, दीज आर द वेबसाइट दैट यू कैन विजिट। w3schools.com है, मोजिला की वेबसाइट है, करियर फाउंड्री है, कोड एकेडमी है, एडियोरेका है, ट्यूटोरियल पॉइंट है। ये सारी अच्छी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप कोडिंग स्किल्स और वेब टेक्नोलॉजीज से मुतालिक मालूमात जो है वो हासिल कर सकते हैं। सो होपफुली यू विल हैव द आइडिया कि बेसिकली वेब टेक्नोलॉजीज़ क्या चीज़ कवर करती है, कौन कौन सी इसमें टेक्नोलॉजीज़ इन्वॉल्व हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, हमारा ये जो पूरा सिस्टम है क्लाइंट सर्वर, ये कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं। हम लोगों ने URL, डोमेन नेम, IP एड्रेसेस क्या होते हैं, ये भी हम लोगों ने जाने। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, लेक्चर भी देख लें और साथ में स्लाइड्स भी देख लें, थोड़ा सा खुद से भी वो करें, तो इसका इंशाल्लाह आगे इसकी डिस्कशन होगी।